Hello student, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी और आज वाली क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल, कि कैसे कोई मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं। हमारा टॉपिक आज का रहेगा हाउ डू मेटल्स रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स, कि कोई मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करती है, वो आज हम लोगों को डिस्कशन में लाना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि रिएक्शन की नीड ही क्यों पड़ती है कि कोई मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करे या कोई नॉन मेटल किसी मेटल के साथ रिएक्ट करे, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का मतलब है, आपको पता होगा कि नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं। तो हमारी पेरियोडिक टेबल में एक्सट्रीमली राइट में एक ग्रुप 18 है जिसको हम हीलियम, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडोन ये एलिमेंट है। ये नोबल गैसेस हैं। इन्हें नोबल गैसेस इसलिए बोला जाता है कि इनका आउटर मोस्ट शेल, यानी आपको पता है कि हर एलिमेंट के न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग शेल्स होती हैं, है ना, और अलग अलग शेल्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। और सबसे बाहर वाली शेल को, किसी एटम की सबसे बाहर वाली शेल को क्या बोला जाता है? वैलेंस शेल बोला जाता है। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। तो अगर उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो फुलफिल्ड है, यानी बाहर वाली शेल फुलफिल्ड है, तो अगर किसी एलिमेंट की बाहर वाली शेल फुलफिल्ड है तो वो क्या बन जाते हैं? वो कैसा कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो कैसा कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि आउटर मोस्ट फुलफिल कर लेते हैं। तो इन सब एलिमेंट्स को नोबल गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका आउटर मोस्ट फुलफिल होता है। अब ऐसा क्या रीज़न है कि आउटर मोस्ट फुलफिल करना चाहता है हर एलिमेंट? तो उसका रीज़न है कि आउटर मोस्ट फुलफिल होते ही क्या होता है? वो स्टेबल हो जाता है। कोई भी एलिमेंट जब उसका आउटर मोस्ट फुलफिल हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। मींस वो क्या गेन कर लेता है? स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है और वो स्टेबल हो जाता है। और हर एलिमेंट चाहता है कैसे रहना? स्टेबल होकर रहना। इसलिए मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल होती है और वहीं नॉन मेटल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके स्टेबल होती है। तो हम कह रहे हैं कि मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है, तो उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न होगा टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि हर एलिमेंट चाहता है कि वो कैसा कॉन्फ़िगरेशन ले ले? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले ले। मींस अपनी आउटर मोस्ट वाली शेल को कंप्लीट कर ले। और दूसरा रीज़न, जब वो कंप्लीट कर लेगा तो वो क्या अचीव कर लेगा? टू बी अ स्टेबल एलिमेंट। ठीक है, और वो क्या बन जाए? स्टेबल एलिमेंट बन जाए। तो स्टेबिलिटी ले ले और स्टेबल एलिमेंट बन जाए, तो इसलिए कोई मेटल दूसरी मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है। अब हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जो मेटल्स का नेचर होता है, अगर मैं कहूँ कि मेटल्स आर हैविंग 1, 2 और 3 electrons, metals are having 1, 2 or 3 electrons in their outermost shell। जनरली मेटल्स की आउटर मोस्ट शेल में, यानी वैलेंस शेल में, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि कोई भी एलिमेंट कितने एलिमेंट्स की शेयरिंग कर सकता है? 1, 2 और 3 की। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर इनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। और अगर इन्हें अपनी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं तो इनको 5 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। अगर किसी के आउटर मोस्ट में 3 है तो उसको 5 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और 5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, यानी कोई 5 इलेक्ट्रॉन नहीं लूज़ करता है। तो जब कोई एलिमेंट 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा नहीं तो इनको मिलेंगे नहीं, और अगर इनको नहीं मिले तो इनका आउटर मोस्ट फुलफिल नहीं होगा। तो ये अपना आउटर मोस्ट फुलफिल करने के लिए किसी से अचीव नहीं करते हैं, बल्कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट वो 11 होता है और कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सोडियम का स्ट्रक्चर बनता है कि न्यूक्लियस
न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। अब मैंने कहा कि हर एलिमेंट चाहता है कि अपनी बाहर वाली वैलेंस शेल, इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं। हर एलिमेंट चाहता है कि अपनी बाहर वाली शेल को वो कंप्लीट कर ले, यानी 8 इलेक्ट्रॉन ले ले, और 8 इलेक्ट्रॉन अगर उस पर आ गए तो वो क्या बन जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी गेन कर ले। तो लेकिन इसके पास इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 7 की, और 7 इलेक्ट्रॉन्स कोई इसको डोनेट नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा, यानी सोडियम था 281 कॉन्फ़िगरेशन था, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो कैसा चार्ज लेता है? पॉजिटिव चार्ज लेता है, उतना ही पॉजिटिव। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है तो 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो 3 पॉजिटिव। अभी सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो 1 पॉजिटिव चार्ज सोडियम पर आ गया, और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? 2-8। मीन्स इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। जब उसने ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो उसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी रह गई? ये वाली। और अगर ये वाली रह गई तो इसका मतलब क्या है? ये तो फुलफिल है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गया? 2-8, और आउटर मोस्ट फुलफिल हो गया। तो इस तरीके से सोडियम ने Na+ बन के, सोडियम आयंस बन के क्या कॉन्फ़िगरेशन ले लिया? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। ठीक है। इसी तरीके से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेटल के आउटर मोस्ट में या तो 1 होता है, जैसे सोडियम की बात कर रहा हूँ तो 1 होता है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितना होगा? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है तो उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 होंगे, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, और लूज़ करने के बाद वो क्या ले लेता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे इसने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिया है, मेटल के एटम ने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिया है, वहीं नॉन मेटल्स भी क्या करती हैं? तो नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है? वो भी स्टेबिलिटी लेना चाहती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर हैविंग 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स in their valence shell, in their outermost shell और valence shell। मीन्स नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नॉन मेटल के केस में नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2-5। मीन्स अगर मैं ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड शेल में ये सेकंड शेल यानी बाहर वाली शेल है ये, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं वहीं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2-6। अगर 2-6 होता है तो आउटर मोस्ट वाली शेल में क्या होगा? न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से अगर मैं फ्लोरीन के लिए बात करूंगा तो फ्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 7, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, और 2-7। तो मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नॉन मेटल्स की आउटर मोस्ट शेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या 6 होते हैं, या फिर 7 होते हैं। अब इनको भी अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, अपनी आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करना है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेना है, तो ये नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर ले? अगर नाइट्रोजन किसी से 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये क्या बन जाएगा? और जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उतना नेगेटिव चार्ज कैरी करता है वो एलिमेंट। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करें तो ये हो गया 3 नेगेटिव। मीन्स यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन था 2-5, लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए तो ये हो गया 2-5 + 3 यानी 2-8। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? 2-8। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन का केस बन रहा है और ऑक्सीजन को स्टेबल होना है, तो ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन 2-6 है। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, अगर इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल जाएं तो ये क्या करेगा? ये 2 नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-8, और ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये है फिनोमिना कि कोई मेटल या नॉन मेटल रिएक्ट क्यों करता है। तो कोई मेटल या नॉन मेटल इसलिए रिएक्ट करता है ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले ले, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मेटल के केस में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके, वहीं नॉन मेटल के केस में
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। और जब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं तो इनके ऊपर चार्ज आ जाता है, और जब कोई चार्ज स्पीशी होती है तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। अब ये पॉजिटिव चार्ज चाहता है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, बहुत जल्दी किसी नेगेटिव की तरफ, और ये नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, किसी पॉजिटिव की तरफ, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिससे जाके ये मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ जाते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। चलिए फिनोमिना देखते हैं। तो अब मैं आपको बॉन्डिंग सिखा रहा हूँ। अभी तो बेसिक्स बताया कि किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहते हैं, और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करके वो क्या हो जाते हैं, स्टेबिलिटी ले लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो चलिए अब बारी आती है, ये तो समझा कि क्या फिनोमिना है, अब कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे बॉन्ड बनते हैं और उन बॉन्ड्स को क्या कहते हैं और इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, कि आयोनिक कंपाउंड बॉन्ड कैसे बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमने क्या किया, हमने सोडियम लिया। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। 281 का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए 8 पूरे करने के लिए। इसको 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं मिलेंगे, तो क्योंकि ये मेटल है तो ये क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगी, कंप्लीट। तो क्या होगा कि सोडियम एटम जो था इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 था, ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था। इस आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने क्या किया, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, यानी निकाल दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। और जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो इसके ऊपर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8 और ये क्या बन गया, सोडियम से बन गया सोडियम आयंस। इसी तरीके से अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना आउटर मोस्ट फुलफिल करने के लिए, 1। और वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन कर लेगी, है जो सोडियम ने छोड़ा है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना ही नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेता है। तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो 1 नेगेटिव। 7 इसके पास पहले थे, 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288, ठीक है। तो ये फुलफिल और ये भी फुलफिल, और इनके ऊपर क्या आ गया, चार्ज, यानी कि कैसे बन गए, आयोन्स बन गए। अब होगा क्या कि जब ये जो Na+ आयन है और Cl नेगेटिव आयन है, इन दोनों के बीच में हमने पढ़ा है कि ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये जो दो ऑपोजिट चार्ज हैं, ये इनके बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। और जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो सबसे पहली बात है कि इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो इनके बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। और उसके बाद ये क्या फॉर्म कर लेंगे, तो उसके बाद ये फॉर्म कर लेंगे क्या, NaCl। उसके बाद ये जब चार्ज पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो ये बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और फाइनल बॉन्ड फॉर्म करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा क्या होगा, NaCl। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड फॉर्म हुआ, आयोनिक कंपाउंड। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, ये मेटल है सोडियम और क्लोरीन है नॉन मेटल, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड बना, तो इन दोनों के बीच में बनने वाले बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। और बॉन्ड बनने के बाद जो फाइनल कंपाउंड बन के आता है वो क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड। और एक बात और कि जब कंपाउंड बन जाता है, जब कंपाउंड कंप्लीट फॉर्म हो जाता है, तो ये कंपाउंड कैसा है, अब मैं इसके ऊपर कहूँ कि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, तो ये कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल। कंपाउंड हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इसके पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा और पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गया और ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो कभी भी जब आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स पर चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होते हैं। और जब आयनिक कंपाउंड को अगर मैं ब्रेक कराऊँ तो वापस वो ये Na+ और Cl- देगा और चार्ज वापस डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। और आयनिक कंपाउंड जब बनते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोला जाता है, आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है।
तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड बनते हैं। अब सबसे पहले हम लोग आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन और आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन कवर करते हैं और उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। उसके बाद फिर आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं या आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो चलिए पहले आयोनिक बॉन्ड देखते हैं और उसके बाद आयोनिक कंपाउंड देखते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन metals and non-metal. The bond formed between metal and non-metal are called as ionic bond. The bond formed between metal and non-metal, आगे इसको थोड़ा सा और कवर कर लें तो हो सकता है due to electrostatic force of attraction, are called as ionic bond. मीन्स हमने क्या कहा, एक मेटल और दूसरी नॉन मेटल के बीच में, एक मेटल और दूसरी नॉन मेटल, या हम बहुत अच्छे से कहें तो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल आयंस वर्ड और लगा दें, बिटवीन मेटल आयंस एंड नॉन मेटल आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसकी वजह से इनके बीच में क्या हो जाता है, एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, आयोनिक बॉन्ड। वो क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड होता है। तो ये आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद बारी आती है कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो उसकी भी डेफिनेशन कवर कर लेते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होंगे कि वो मॉलिक्यूल जिनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो वो देख लेते हैं। those compounds which are made up of force of attraction, which are made up of electrostatic force of attraction between two oppositively charged ions. Oppositively charged ions का मतलब metal ions and non-metal ions are called ionic compound. इन्हें क्या बोला जाता है, आयोनिक कंपाउंड बोला जाता है कि वो कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिटिवली चार्ज, दो ऑपोजिट चार्ज वाले एलिमेंट्स के बीच में, आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड बनने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसी को क्या बोला जाता है, आयोनिक कंपाउंड बोला जाता है। एग्जाम्पल, तो यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मेटल Na हो गई, ये Cl, MgCl2, ठीक है, MgCl2, CaCl2, ये सब क्या हैं, आयोनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल हम लोग बनाना सीखते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के। आप इसको देखना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए आप। होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, नहीं लिया है तो वीडियो को पुश करके पॉज करके आप आगे बढ़ सकते हैं और तब हम इसको कवर कर लेंगे। तो चलिए आगे अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ और आयोनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे हमने क्या किया, मैग्नीशियम लिया, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 12, कॉन्फ़िगरेशन होगा 282, ठीक है। इसी तरीके से क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 287, ठीक है। तो क्या होगा, इसको 6 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। जब इसको 6 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो क्या करेगा, मैग्नीशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 282, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके बन जाएगा Mg2+,
और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। वहीं पर Cl का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 287 और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने तो 2 छोड़े हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 2 Cl यही काम करेंगे 287। दूसरा Cl के पास भी यही सिचुएशन होगी और क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके क्या बन जाएगा Cl नेगेटिव, यानी 288 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाला Cl ले लेगा और ये भी बन जाएगा Cl नेगेटिव और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगा 288। अब हुआ क्या, जब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, क्योंकि मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी और नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन कर लिए, एक इसने एक इसने। और क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई कि मैग्नीशियम आयन पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया और 2 Cl नेगेटिव ये रहे। क्या होगा अब ये जो 2 Cl नेगेटिव हैं, चाहो तो आप इनको ऐसे लिख लो और चाहो तो आप इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 2 Cl नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा कि ऑपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या ये इस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे। और जब ये ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, वो क्या होगा MgCl2। अब इनके बीच में बनने वाले बॉन्ड कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड। और ये कंपाउंड कैसा बना, आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो मेटल आयन और नॉन मेटल आयन के थ्रू बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, आयोनिक कंपाउंड बोला जाता है। तो इस तरीके से MgCl2 का फॉर्मेशन हमने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है। तो अगर हम अगला एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज कर रहे हैं हम लोगों ने इस बार एक और आयोनिक कंपाउंड ले लिया और हमें बनाना है जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड अगर हमें बनाना है, ये आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ मेटल है और ये नॉन मेटल है, और मेटल और नॉन मेटल से क्या बनता है, आयोनिक कंपाउंड बनता है। तो जिंक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ तो या फिर आप जिंक ना लेके कोई छोटा मॉलिक्यूल ले लीजिए, जैसे मैं कहूँ कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। चलिए इस बार Al2O3 बनाते हैं। ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल है तो क्या होगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 13 और 13 होता है तो ये क्या होगा 283, यानी इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा और जब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6 और 2,6 का मतलब ये ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये बन जाएगा O2 नेगेटिव। अब हमें क्या बनाना है, Al2O3। अब आप खुद समझिए कि एक एल्यूमिनियम का एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो 2 एल्यूमिनियम के एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन लूज़, तो आप समझिए 2 एल्यूमिनियम के एटम 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। जब एक एल्यूमिनियम का एटम, हमने क्या देखा अभी कि एक एल्यूमिनियम का एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। एक एल्यूमिनियम का एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो 2 एल्यूमिनियम के एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। जब एक 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो 2 एल्यूमिनियम के एटम 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। और हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 3। एक ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो 3 ऑक्सीजन के एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या नहीं। तो इस तरीके से तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो 2 एल्यूमिनियम के एटम थे ये क्या बन गए, 2Al3+ और 3 ऑक्सीजन के एटम थे ये बन गए 3O2-। तो ये जो 2Al3+ है और 3O2- है, 3O2- है, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब ये आपस में कैसे जुड़ेंगे, तो आपको पता है फॉर्मूला कैसे बनता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, ये आपस में क्रिस क्रॉस करेंगे और क्या बन जाएंगे, Al2O3। और ये जो कंपाउंड बनेगा ये क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा।
ठीक है, ये क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा। होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हमें Al2O3 बनाना था। और मैंने आपको दोबारा समझा देता हूँ, एक बार यहाँ देखिए इसी को, कि एक एल्यूमिनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 283, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा तो ये बन जाएगा Al3+, ठीक है। एक एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन, एक एल्यूमिनियम एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ करे, 3। अगर 2 एल्यूमिनियम एटम लूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे, 6 होंगे या नहीं होंगे। जब एक 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो 2 6 को करेगा, तो ये बन जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 8, 2, 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। एक ऑक्सीजन एटम ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा O2 नेगेटिव। एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और हमें यहाँ कितने रखने हैं, 3, तो 3 ऑक्सीजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 6। वो जो इसने छोड़े हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन, ये 3 ऑक्सीजन एटम गेन कर लेंगे, और क्या बन जाएंगे, 3O नेगेटिव। और 2Al3+ और 3O नेगेटिव आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाएंगे। उनके बीच में बनने वाला बॉन्ड होगा आयोनिक बॉन्ड, और इस कंपाउंड को बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। क्लियर हो जाती है बात। अब आयोनिक कंपाउंड जब हमें समझ में आ जाते हैं तो अब बारी आती है कि आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड कि आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पहले तो एक बार दोबारा रिव्यू ले लें कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलकर बनने वाले कंपाउंड हमेशा कहलाते हैं आयोनिक कंपाउंड। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाती है, और वही नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाती है, और दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, और जो फाइनल कंपाउंड बनता है उस बॉन्ड के बनने से उसको बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड। अब बारी आती है आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ की। तो आयोनिक कंपाउंड्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट। तो आयोनिक कंपाउंड किस फिजिकल स्टेट में रहते हैं। तो देखिए आयोनिक कंपाउंड सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ईजिली देखा है, जैसे NaCl देखा है ना सबने, जिसको हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं, या नॉर्मली लैंग्वेज में सॉल्ट बोलते हैं, नमक जो आप घरों में यूज़ करते हो। कैसा होता है, पाउडर्ड फॉर्म में। और कैसे पाउडर, छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है ना, छोटे छोटे क्रिस्टल्स। तो हम क्या कहेंगे, फिजिकल स्टेट क्या होती है इन कंपाउंड्स की, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी आयनिक कंपाउंड के केस में सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सॉल्युबिलिटी के बारे में। देखिए सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि आयनिक कंपाउंड किस मटेरियल में सॉल्युबल होंगे यानी डिज़ोल्व होंगे और किस में डिज़ोल्व नहीं होंगे, तो उसको बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। तो आयनिक कंपाउंड, देखिए आयनिक कंपाउंड का नेचर कैसा होता है। देखो आयनिक कंपाउंड कैसे बने थे, अगर मैं इसको वापस ब्रेक कराऊंगा ना तो ये ब्रेक होने पर वापस क्या मिलेगा इससे, Na+ और Cl-। मीन्स अगर इसको ब्रेक कराने पर Na+ और Cl- मिल रहा है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वापस NaCl बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जब किसी कंपाउंड को ब्रेक कराने पर उस पर चार्ज आ जाता है, या हम कहें कि कोई कंपाउंड चार्ज की वजह से बनता है, तो उसको नेचर होता है पोलर। उसको क्या बोलते हैं, पोलर नेचर। क्या होता है, पोलर नेचर। यानी जब किसी कंपाउंड को ब्रेक कराने पर चार्ज डेवलप हो तो एक्चुअल में उस नेचर को बोला जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पोलर नेचर। तो आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं नेचर में, पोलर, ठीक है। हम इसमें कवर कर सकते हैं दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर का मतलब इनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी की बात है। सॉल्युबिलिटी का मतलब कि ये किस में डिसॉल्व होंगे, किस में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूँ, इन आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व कराऊँ, तो स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि जब वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो वाटर का मॉलिक्यूल भी कैसे ब्रेक होता है, H+ और OH-।
ये 2 आयंस देता है। नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो H+ आयंस और OH- आयंस देता है। और अगर ये आयन दे रहा है तो ये भी कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड, और ये कैसा होगा, पोलर नेचर का होगा। तो अब देखिए होता क्या है कि सॉल्युबिलिटी के लिए एक नेचर चलता है लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये हमारी लैंग्वेज में भी होता है, मतलब हमारी भाषा में भी होता है, हमारे जीवन में भी होता है। लाइक डिसॉल्व लाइक मीन्स जो जिसको पसंद करेगा उसके साथ रहना चाहेगा। कैसे, जैसे आपकी क्लास में 15 सपोज करो 50 स्टूडेंट है, 50, क्या 50 के 50 आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं? नहीं ना, कोई 1 या 2 होते हैं। क्यों? क्योंकि वो 1 या 2 ऐसे होते हैं जिनका नेचर आपसे मैच करता है, यानी आपको उनकी बातें, आपको उनकी चीज़ें, आपको उनकी बातें सुनने में मज़ा आता है, उनसे बातें शेयर करने में मज़ा आता है ना, या आप उनको पसंद करते हो, आपकी बातें वो पसंद करते हैं। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी आप उनको पसंद करते हो तो वो आपको पसंद करते हैं और आपकी दोस्ती अच्छी है, लेकिन पूरी क्लास तो आपकी बहुत अच्छी दोस्त नहीं है ना। सेम कंसेप्ट यहाँ है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड नेचर में कैसे होते हैं, पोलर। तो अगर इनको किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर डाला जाए, यानी किसी ऐसे लिक्विड के अंदर डाला जाए जो खुद भी कैसा हो, चार्ज वाला, जो खुद ब्रेक होके चार्ज डेवलप करता हो, पोलर, तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। और अगर इनको किसी ऐसे कंपाउंड में डाला जाए या ऐसे लिक्विड में डाला जाए जो ब्रेक ही ना होता हो, जो आयंस देता ही ना हो, जैसे बेंजीन, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, इसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 फॉर्मूला होता है, ये ब्रेक होके आयंस नहीं देते हैं। और अगर ये ब्रेक होके आयंस नहीं देते हैं और ये तो आयंस देता है, तो क्या हो गया, लाइक, ये इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइक डिसॉल्व लाइक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी ये एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। और अगर ये एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं तो ये एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो सॉल्युबिलिटी किस बेस पर वर्क करती है, लाइक डिसॉल्व लाइक। और हमारे जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, पोलर, यानी चार्ज डेवलप करते हैं। तो वो उस सॉल्वेंट के अंदर, उस लिक्विड के अंदर जाएंगे जो कि चार्ज डेवलप करता हो। तो हम क्या कहेंगे कि आयोनिक कंपाउंड आर soluble in water, या फिर हम वाटर की जगह एक और अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एक्वस, soluble in aqueous solution, वाटर कह लो या एक्वस सॉल्यूशन कह लो। बट डू नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब जो चार्ज डेवलप ना करें, जो ब्रेक होकर चार्ज डेवलप नहीं करते, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था C6H6, ठीक है, CCl4, ठीक है, ईथर, ये सब क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आयनिक कंपाउंड इनमें डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन किन में डिसॉल्व होते हैं, जो चार्ज या पोलर नेचर के होते हैं, जैसे वाटर में आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है। और आप देख लीजिए ये आयनिक कंपाउंड है, पोलर नेचर का है, आप नमक को पानी में घोलिए तो घुल जाता है ना। तो क्या इसका मतलब क्या है कि आयनिक कंपाउंड वाटर में इजीली डिसॉल्व होते हैं, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो जिनके ऊपर चार्ज डेवलप नहीं हो पाता है उनमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई सॉल्युबिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं तो वो होती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ओपोजिट चार्ज की वजह से बनते हैं। एक मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल पर नेगेटिव चार्ज होता है। ओपोजिट चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओपोजिट आयंस एक दूसरे को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करते हैं। और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो इसका मतलब क्या है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई। तो हम कहेंगे दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए तो कभी आपने सुना है कि NaCl को आप मेल्ट करा रहे हो, कि किसी बर्तन में रखा और आपने नीचे से फायर देना शुरू कर दिया, कभी नहीं, आप मेल्ट नहीं कराते हैं हम लोग, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि बर्तन मेल्ट हो सकता है लेकिन वो जल्दी से मेल्ट नहीं होगा। अगर आप किसी NaCl के स्टोन को लेते हैं, हम उसे क्या कराते हैं, हम उसे डिज़ोल्व कराते हैं, घोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी है, पानी में सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन अगर उसे मेल्ट कराएं, बस किसी बर्तन में इतना बड़ा NaCl का स्टोन रख दें और नीचे से हम उसको बर्निंग करना स्टार्ट कर दें, तो क्या होगा, वो मेल्ट नहीं होगा।
यानी बहुत बड़ा टेम्परेचर चाहिए मेल्ट होने का, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और सॉल्युबिलिटी बहुत ईजिली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। ठीक है, तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़। क्या फिजिकल स्टेट, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। सॉल्युबिलिटी, ये डिजॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में यानी आयनिक कंपाउंड्स में, आयनिक सॉल्वेंट्स में जैसे वाटर, लेकिन नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। रीज़न, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसकी वजह से इनके बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। वहीं पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड एंड ब्रिटल का मतलब ये आयनिक कंपाउंड बहुत हार्ड होते हैं। जैसे NaCl का जब हम क्रिस्टल्स लेते हैं तो छोटे छोटे पाउडर, वो तो क्रस्ट मिलता है, लेकिन NaCl का अगर आप स्टोन देखें, देखा है ना नमक, तो नमक अगर स्टोन की फॉर्म में देखें तो कितना हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत टाइट होता है। ब्रिटल का मतलब अगर आप उसके ऊपर चोट मारते हो, उस पर हैमरिंग करते हो तो वो टुकड़ों में टूट जाएगा। तो जो चीज़ टुकड़ों में टूट जाती है उसको बोलते हैं ब्रिटल। तो आयनिक कंपाउंड जनरली हार्ड और ब्रिटल होते हैं। ठीक है, तो अगला प्रॉपर्टी की बात करें, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड state, but in molten and aqueous state, they can conduct electricity. मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेड और एक्वस स्टेट। मीन्स यही स्टेटमेंट है, चाहे आप ऐसे कवर कीजिए चाहे ऐसे। इसका मतलब क्या है, हार्ड ब्रिटल तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये वाला स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब ये आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं, अगर ये हार्ड किसी मतलब स्टोन की फॉर्म में है, आयनिक सॉलिड जैसे नमक पत्थर वाला आता है ना, जिसे साबुत नमक बोलते हैं, अगर आप उस साबुत नमक का स्टोन ले लें और आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो हार्ड, जब ये क्या है, जब ये सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते। लेकिन इन मोल्टेड स्टेट, मोल्टेड का मतलब पिघला कर, अगर हम इन्हें किसी तरीके से पिघला दें, लिक्विड फॉर्म में ले आएँ और फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। या फिर मोल्टेड स्टेट की जगह हम क्या कहें कि एक्वस स्टेट। एक्वस मीन्स अगर इसको हम इस स्टोन को, NaCl के स्टोन को क्या करें, पानी में, वाटर में डिज़ोल्व करा दें और घोल दें, तो घोलने के बाद जो पानी मिलेगा, जो वाटर मिलेगा, जो लिक्विड मिलेगा, इसके अंदर क्या होगा, नमक घुला हुआ होगा। और हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि इस ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ब्राइन। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एसिड बेस वाले कंसेप्ट में देख सकते हैं, ब्राइन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl यानी NaCl को पानी में घोल दूँ तो ब्राइन बन जाएगा। और अब अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराता हूँ, 2 मेटल रोड लगाकर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराता हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराते हैं। लेकिन मोल्टेड स्टेट और एक्वस स्टेट के अंदर पिघली हुई, मोल्टेड होता है पिघलवाना किसी चीज़ को, और एक्वस मतलब पानी में घुलना। तो या तो वो मोल्टेड स्टेट में हो या एक्वस स्टेट में हो तो दे बिहेव्स एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तब ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो इस तरीके से हमारे आयनिक कंपाउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं और क्यों मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ये भी हमें पता लग जाता है। कैसे लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने के लिए, आउटर मोस्ट फुलफिल करने के लिए, है ना, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए और अपने को स्टेबल बनाने के लिए मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है और आयनिक कंपाउंड बनाती है। और आयनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रैक्टिस पेपर के लिए
अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको पता है कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके वहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको इस समय इस वीडियो की नीड है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।